वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम। ऑल द क्वेश्चंस आर विथ एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? नंबर 1, इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी करेंसी। नंबर 2, investment in physical gold does not offer any regular income. Number 3, stocks, bonds, debentures cannot be purchased for consumption. इन तीनों में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 1, इन्फ्लेशन पैसे की परचेसिंग पावर को रिड्यूस कर देती है। यह स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्वेस्टर्स कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड जैसे रेगुलर कैश फ्लो प्रोवाइड नहीं करता है। नंबर 3, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स कंजम्पशन के लिए खरीदे नहीं जाते हैं। ये भी सही है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक फाइनेंशियल एसेट है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, executing and ensuring the compliance of the following documents is the responsibility of dash. Number 1, custodial agreement. Number 2, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन और डॉक्यूमेंट्स कंटेंट का कंप्लायंस इंश्योर करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है? नंबर ए, ट्रस्टीज। नंबर बी, एएमसी। नंबर सी, एमफी। नंबर डी, स्पॉन्सर्स। दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज। लीगल कंप्लायंसेस सुनिश्चित करना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ट्रस्टियों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ट्रस्टीज। क्वेश्चन नंबर 3, टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग एंटिटी इन्वेस्टर्स नीड टू टेक द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? A, present distributor. B, not required. C, from the AMC. D, from SEBI. डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदलने के लिए इनमें से किस से इन्वेस्टर्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटर बदलने के लिए इन्वेस्टर्स को एएमसी को एक रिटन रिक्वेस्ट भेजना होगा। एएमसी अकॉर्डिंगली चेंजेस द डिस्ट्रीब्यूटर। इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट प्लान भी चुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। Question number 4, periods at which an interval scheme becomes open-ended is defined as dash. A, transaction period. B, open period. C, interval period. D, Macaulay duration. उस पीरियड को क्या कहा जाता है जिसमें एक इंटरवल फंड ओपन एंडेड हो जाती है? इंटरवल फंड्स क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड फंड का एक कॉम्बिनेशन है। ये फंड्स मेनली क्लोज एंडेड होते हैं बट एक प्री डिफाइंड पीरियड में ओपन एंडेड हो जाते हैं। उस पीरियड जिसमें क्लोज एंडेड फंड्स ओपन एंडेड हो जाते हैं उसे ट्रांजैक्शन पीरियड कहा जाता है। ट्रांजैक्शन पीरियड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंटरवल पर आते हैं, जैसा कि फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट्स में बताया जाता है। क्लोज पीरियड को इंटरवल पीरियड्स कहा जाता है। ट्रांजैक्शन पीरियड मिनिमम 2 दिनों के लिए और इंटरवल पीरियड कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन पीरियड।
Question number 5. Business of a company has gone down due to launch of a better product by another new company in the same category. In this case, investors who have invested in the previous company are countered with which type of investment risk? सेम कैटेगरी में कोई दूसरी न्यू कंपनी बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करने से एक कंपनी का बिजनेस गिर जाता है। अभी जिन इन्वेस्टर्स ने प्रीवियस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन्हें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट रिस्क का सामना करना पड़ रहा है? ए. इन्फ्लेशन रिस्क, बी. मार्केट रिस्क, सी. डाइवर्सिफाइबल रिस्क, डी. सिस्टमैटिक रिस्क। ये रिस्क एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का एग्जाम्पल है। ये है अनसिस्टेमेटिक रिस्क। इसे प्राइस रिस्क से भी जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अनसिस्टेमेटिक रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। Question number 6. Price of which of the following fund may not have single NAV for the full day of trading? A. International REITs, B. Fund of Funds, C. Smart Beta Fund, D. Exchange Traded Fund। किस फंड का NAV एक ही ट्रेडिंग डे में चेंज होता रहता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आमतौर पर एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का ट्रेडिंग किसी अदर स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की NAV एक ही दिन में चेंज होता रहता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्वेश्चन नंबर 7. When the interest rate in the economy decreases, what happens to the prices of the existing bonds? A. Price of bond increases. B. No change in bonds prices. C. Price of bond decreases. D. Depends on issuers। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड प्राइस में क्या चेंजेस आता है? बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट से इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स कम इंटरेस्ट रेट वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को प्रेफर नहीं करते हैं, इसके लिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस गिर जाती है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरती है तो इन्वेस्टर्स हायर इंटरेस्ट रेट वाले एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को टारगेट करते हैं, इसलिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स प्राइस बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, price of bond increases। Question number 8. In audio-visual media-based advertisement, the 14 words standard warning for investment in mutual fund scheme should run for at least dash seconds in a clear and understandable manner. A. 10 seconds, B. 3 seconds, C. 15 seconds, D. 5 seconds। ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड वार्निंग कम से कम कितने सेकंड तक चलनी चाहिए? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये है स्टैंडर्ड वार्निंग। ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में ये कम से कम 5 सेकंड तक चलनी चाहिए। वॉइस होना चाहिए क्लियर और फॉन्ट होना चाहिए पढ़ने लायक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 5 seconds। क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following mutual fund schemes offer investors the facility of reduction of their tax liability under Section 80C? A. All debt funds, B. Index fund, C. ELSS fund, D. Focused fund। इनमें से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स एक्ट 80C के टैक्स डिडक्शन की फैसिलिटी देती है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ELSS
एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो मेनली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स स्कीम एसेट के मिनिमम 80% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ELSS फंड्स में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टर्स का 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस फंड को टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है और इस फंड में 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ELSS फंड। क्वेश्चन नंबर 10, which amongst the following categories of fund has a fixed maturity date? A. Large and mid cap fund. B. Money market fund. C. Equity savings scheme. D. Capital protection fund. इनमें से कौन सा कैटेगरी की फंड में एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है? क्लोज एंडेड फंड की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। एक बार NFO यानी न्यू फंड ऑफर क्लोज होने के बाद इन्वेस्टर्स किसी क्लोज एंडेड फंड की यूनिट्स खरीद या रिडीम नहीं कर सकते हैं। इन फंडों को NFO क्लोज होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट किया जाता है और स्टॉक की तरह मार्केट में ट्रेड किया जाता है। एक क्लोज एंडेड फंड में यूनिट नंबर्स हमेशा फिक्स्ड होता है। इनमें से कैपिटल प्रोटेक्शन फंड एक क्लोज एंडेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following mentioned below can be reduced through diversification of investment? A. Inflation risk. B. Chance of losing all investment. C. Number of portfolio. D. Systematic market risk. इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन से क्या रिड्यूस किया जा सकता है? एक ही एसेट क्लास में 100% कैपिटल एलोकेट करने से इन्वेस्टेड मनी की प्रोटेक्शन नहीं हो सकती है। इससे इन्वेस्टर्स को कंसंट्रेशन रिस्क की सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए इन्वेस्टर्स में लूज ऑल द मनी। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डिफरेंट एसेट क्लास में मनी एलोकेट करना। डाइवर्सिफिकेशन मेजर लॉस के रिस्क को कम करता है जो सिंगल एसेट क्लास पर इन्वेस्टमेंट करने से नहीं हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टर्स को अपना सारा इन्वेस्टेड मनी खोने से सेव करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, चांस ऑफ लूजिंग ऑल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAGR? A. Changed annual growth rate. B. Complete annual growth rate. C. Calculated annual growth rate. D. Compound annual growth rate. CAGR किसी इन्वेस्टमेंट की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है जो इन्वेस्टमेंट कई वर्षों से मौजूद है, यानी जिस इन्वेस्टमेंट का टाइम हराइजन 1 साल के ऊपर होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वेज टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। CAGR का फुल फॉर्म है कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल कॉर्पस that an ELSS fund must invest in equity and equity linked instruments? A. 80%, B. 95%, C. 50%, D. 65%। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड को टोटल एसेट का मिनिमम कितना परसेंट इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी ELSS एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो मेनली इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड में 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है। ये फंड्स स्कीम एसेट्स की मिनिमम 80% इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 80%। क्वेश्चन नंबर 14,
Which among the following regulates the market of mutual funds in India? A. MCA, B. IRDAI, C. SEBI, D. RBI। इंडिया में म्यूचुअल फंड मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इंडिया में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स कंपनियों के कामकाज को रेगुलेट करता है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया में सिक्योरिटीज मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड मार्केट को भी रेगुलेट करता है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर, मनी मार्केट, इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15. The auditor appointed to audit the mutual fund scheme accounts and the auditor of the AMC may be same. Whether this statement is true or false. म्यूचुअल फंड्स का ऑडिटर और एएमसी का ऑडिटर सेम हो सकते हैं या नहीं? ऑडिटर्स अकाउंट्स के ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम के अकाउंट्स को एएमसी के अकाउंट से अलग रखने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड स्कीम अकाउंट्स के ऑडिट के लिए अपॉइंटेड ऑडिटर एएमसी के ऑडिटर से अलग होना चाहिए। ट्रस्टीज म्यूचुअल फंड स्कीम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और एएमसी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एएमसी से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। म्यूचुअल फंड एंड एएमसी ऑडिटर शुड नॉट बी सेम। क्वेश्चन नंबर 16. In order to ascertain investors' risk appetite, which of the following must be evaluated? Number 1. Investors need to take risk. Number 2. Investors' ability to take risk. Number 3. The market risk. इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट का पता लगाने के लिए इनमें से किसे इवेल्युएट करना चाहिए? रिस्क एपेटाइट किसी इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की विलिंगनेस और एबिलिटी का इवेल्युएशन है। इन्वेस्टर्स के लिए राइट प्रोपोर्शन में एसेट एलोकेशन करके एक सही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन्वेस्टर्स की रिस्क प्रोफाइलिंग या रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना जरूरी होता है। रिस्क एपेटाइट का पता करने के लिए इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की ज़रूरत, इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की एबिलिटी और इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की विलिंगनेस को इवेल्युएट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, यानी नंबर 1 and number 2. Question number 17. NAV can be expressed as dash. Number 1. Face value per unit of a scheme. Number 2. Net realizable value per unit of a scheme when a scheme is liquidated. Number 3. Gross value per unit of a scheme before deduction of liability and expenses. NAV को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? किसी फंड के पोर्टफोलियो में सभी कैश और सिक्योरिटीज के टोटल वैल्यू से किसी भी लायबिलिटीज को डिडक्ट करके जो वैल्यू मिलता है उसको टोटल यूनिट्स नंबर से डिवाइड करके फाइनली जो वैल्यू मिलता है उसको NAV कहा जाता है। सो इट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट ऑफ ए स्कीम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18. As per the market capitalization spectrum, which amongst the following shall be considered as mid-cap company? A. Market capital 21,000 crore. B. Market capital 4,000 crore. C. Market capital 18,000 crore. D. मार्केट कैपिटल 11,000 करोड़। इनमें से किसको मिड कैप कंपनीज माना जाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार फर्स्ट 100 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार 100 से 250 नंबर तक कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रुपए के बीच में है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है।
250 नंबर के आगे के कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटल 5000 करोड़ से नीचे होता है उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, मार्केट कैपिटल 18,000 करोड़ एंड मार्केट कैपिटल 11,000 करोड़। इन दोनों मिड कैप कंपनीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which is the highest rating of a credit rating agency for the most safe debt securities? A double A, B triple A, C D A। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की हाईएस्ट रेटिंग कौन सी होती है सबसे सेफ डेब्ट सिक्योरिटीज के लिए? यूजुअली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ट्रिपल ए से डी तक की रेटिंग स्केल्स यूज करते हैं, जिसमें ट्रिपल ए हाईएस्ट रेटिंग और डी सबसे कम या बैड क्रेडिट रेटिंग के लिए होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ट्रिपल ए। क्वेश्चन नंबर 20, म्यूचुअल फंड्स while advertising the payout of dividends, which amongst the following should be disclosed? A dividend per unit in rupees, B face value of each unit, C NAV at the declaration time, D all of the above। डिविडेंड पे आउट एडवर्टाइज करने के टाइम म्यूचुअल फंड्स को क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? रुपए में पर यूनिट डिक्लेयर्ड और पेड डिविडेंड्स, उस स्कीम की हर यूनिट का फेस वैल्यू, डिविडेंड्स डिक्लेरेशन के टाइम प्रिवेलिंग नैव, डिविडेंड पे आउट एडवर्टाइजिंग करने के टाइम, ये सभी म्यूचुअल फंड्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें हम लोग देखे हैं 20 क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने अपलोड किया था 40 क्वेश्चंस इन सेट 1 एंड सेट 2, ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। इस तरह की क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।